हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 13 का जो लिंक है वो पॉपअप यहाँ पे हो जाएगा आपको, ठीक है। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम सारे ही पीडीएफ जो है अपलोड करते हैं। जो भी लेक्चर आपको यूट्यूब पे हम अपलोड करते हैं, ठीक है, आपके लिए। सो उनकी पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट आपकी न्यूज़ है, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम आपकी जो है अप्रूव की गई है बाय द यूनियन कैबिनेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। इसके लिए बजटरी आउटले आपका 62,500 करोड़ का रखा गया है और ऑब्जेक्टिव है स्केल अप करना मोबाइल फोन प्रोडक्शन को, डीपन करना डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन एंड स्ट्रेंथन करना आपके सप्लाई चेन को, साथ में ही एनहांस करना ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड टू प्रमोट इंडियन ब्रांड्स वाया डिजाइन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन आपका जो इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरेशन है वो 5 साल का रहेगा, फाइनेंशियल ईयर 2027 से फाइनेंशियल ईयर 2031 तक का, ठीक है। एंड इट विल सक्सीड टू दी PLI LSEM प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। तो इसको ये सक्सीड करेगा, ठीक है, जो आपकी 31 मार्च 2026 को आपकी एंड हो गई है, राइट। अब यहाँ पे इंसेंटिव्स की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यहाँ पे सेल्स लिंक्ड इनिशिएटिव्स जो हैं, इंसेंटिव्स जो हैं वो यहाँ पे बेसिकली दिए जाएंगे 2.25% से 5% तक के, ठीक है। एडिशनल इंसेंटिव यहाँ पे बोला गया है अप टू 1.5% का दिया जा सकेगा फॉर हायर डोमेस्टिक सोर्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड 3% फॉर इंडियन ब्रांड्स इन्वेस्टिंग इन द प्रोडक्ट डिजाइन एंड योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। इनका टारगेट है 39 लाख करोड़ का क्यूमुलेटिव मोबाइल फोन प्रोडक्शन करना एंड 15 लाख करोड़ एक्सपोर्ट करना एंड 60,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करना, ठीक है। सो ये आपके टारगेट्स हैं अंडर द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ठीक है। नाउ इस पे इस क्वेश्चन कर लेते हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम विद एन आउटले ऑफ 62,500 करोड़। अंडर द स्कीम एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स विल रिसीव सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव्स रेंजिंग फ्रॉम। सो इस स्कीम के तहत आपका जो मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनको सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा सकेगा 2.25% से 5% तक का, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट न्यूज आती है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम। न्यू सेमीकंडक्टर इंसेंटिव प्रोग्राम आपका है, जिसके लिए बजट दिया गया है 1,27,500 करोड़ का एंड इट बिल्ड्स ऑन अ सेमीकॉन 1.0 जो आपका प्रीवियस वर्जन था, ठीक है। इट बिल्ड्स ऑन दैट वर्जन एंड इसका एम है टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर सेमीकंडक्टर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन, ठीक है। इसके कुछ की पिलर्स हैं, जैसे डिजाइन जो सपोर्ट करेगा स्टार्टअप्स एंड IP क्रिएशन को एंड 105 स्टार्टअप्स ऑलरेडी डेवलपिंग फेज में है, मतलब वो चिप्स डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा मशीन एंड मटेरियल्स की बात करें, ये दूसरा पिलर है। इसमें इंसेंटिव्स आपका रहेगा फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्रिटिकल केमिकल्स, ठीक है, गैसेस, प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एंड थर्ड सेज सेटिंग अप मोर फैब्स, एक्सपेंशन करना फैब्रिकेशन कैपेसिटी का एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट फैब प्लांट जो स्केड्यूल किया गया है आपका 2028 के लिए, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है असेंबली टेस्टिंग एंड पैकेजिंग एंड आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट इंडस्ट्री, ठीक है, जो स्ट्रेंथन करेगा पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज को, पोजीशन करेगा इंडिया को एज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे एडवांस नोड्स आपकी रहेंगी बियॉन्ड 28 से 110 नैनोमीटर की, which will enhance or which will foster global research collaborations, okay। नेक्स्ट है टैलेंट डेवलपमेंट, ये आपका अगेन नेक्स्ट पिलर है। तो यहाँ पे एक्सपैंड किया जाएगा ट्रेनिंग, 315 यूनिवर्सिटीज जो है इनको ट्रेन किया गया है 68,000, मतलब इन 315 यूनिवर्सिटीज से आपके 68,000 स्टूडेंट्स को जो है ट्रेन किया जा चुका है आपका चिप डिजाइन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिवाइज इंसेंटिव स्ट्रक्चर। तो क्या क्या चीजें रिवाइज की गई हैं, जैसे सिलिकॉन फैब है, यहाँ पे 40% कैपेक्स सपोर्ट आपका रखा गया है, पहले 50% था, नाउ इट रिड्यूस टू दी 40%। डिस्प्ले एंड कंपाउंड फैब्स में 35%, एडवांस पैकेजिंग फैसिलिटीज 35% एंड कन्वेंशनल पैकेजिंग यूनिट आपकी 25% पे रहती है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं आपके फर्स्ट वर्जन की, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका
सेमीकंडक्टर मिशन बेसिकली जो हमारा है इंडिया का, ठीक है, इसकी बात करें, इसकी प्रोग्रेस की बात करें तो इसके तहत 12 प्रोजेक्ट जो हैं आपके अप्रूव किए गए थे वर्थ 1.64 लाख करोड़, ठीक है, जिसमें एक सिलिकॉन फैब था, एक सिलिकॉन कार्बाइड फैब था, आपका एक GAN माइक्रो LED डिस्प्ले फैब था, 9 पैकेजिंग यूनिट्स थे। और करंट स्टेटस की बात करें तो माइक्रोन्स, केन्स एंड CG सेमी जो है इन्होंने स्टार्ट किया है कमर्शियल प्रोडक्शन का, अनदर यूनिट टू बिगिन इन 2026, ठीक है। डिजाइन सपोर्ट की बात करें तो इसमें 24 डिजाइन प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किए गए हैं और 105 स्टार्टअप्स जो है इनको एक्सेस दिया गया है टू दी EDA टूल्स, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करें यहाँ पे तो चिप्स जो है, चिप्स फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ड्रोन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स, ठीक है, आपके LED ड्राइवर्स, सर्विलेंस कैमरास, तो ये यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इन्हें यूज किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम की बात करें तो इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी एंड इनिशियल आउटलेस का 76,000 करोड़ का रखा गया था, ठीक है। एंड इसका मेन एम था टू बिल्ड अ फुल स्टैक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग, पूरे को बेसिकली फुल स्टैक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बिल्ड करना, ठीक है। टारगेट क्या था इसके तहत? रिड्यूस करना 65 से 70% डिपेंडेंस ऑन चिप इंपोर्ट एंड प्रमोट करना डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और मेक इन इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर चिप मेकर्स, ठीक है। नेक्स्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द सेमिकॉन 2.0 प्रोग्राम विद अ टोटल बजटरी आउटले ऑफ, तो अभी जो 2.0 वर्जन रिलीज किया गया है, लॉन्च किया गया है, इसके लिए जो बजट दिया गया है इट इज योर 1,27,500 करोड़, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अप्रूव किए हैं मेजर फॉर्मेट चेंजेस। बेसिकली यहाँ पे कुछ चेंजेस ICC द्वारा किए गए हैं। किन किन चीजों में ये चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे? ICC मेंस वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में एंड ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं एंड ये चेंजेस आपके बेसिकली डिस्कस किए गए थे। ICC की एनुअल बोर्ड मीटिंग्स हुई थी आपके एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, वहां पे ये चेंजेस जो है अनाउंस किए गए हैं, ठीक है। इसका मेन एम है क्रिएट करना मोर मीनिंगफुल मैचेस, इंप्रूव करना कॉम्पिटिटिवनेस एंड एनहांस करना फैन एंड प्लेयर एक्सपीरियंस, ठीक है। क्या क्या चेंजेस हैं वो देखते हैं। ICC मेंस वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में चेंजेस जो हैं ये 2027 से आएंगे यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम 2027 ICC मेंस ODI वर्ल्ड कप जो होंगे यहाँ से ही चेंजेस स्टार्ट होंगे। अब चेंजेस क्या है? यहाँ पे नई 4 स्टेज फॉर्मेट रखी गई है। एक तो आपका प्रिलिमिनरी राउंड होगा, ठीक है, इनिशियल जो स्टेज होती है आपकी, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है 2 ग्रुप होंगे 6 टीम्स के, टोटल 12 टीम्स होंगी और 2 ग्रुप होंगे, जैसे ग्रुप A और ग्रुप B हो गया, और इसमें 6 टीम्स आपकी रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्टेज रखा है, थर्ड स्टेज सुपर 7 स्टेज, ठीक है। इसमें क्वालिफाई कैसे करेंगे? जैसे ग्रुप A की 6 टीमें, तो इसमें जो टॉप 3 होंगी, ठीक है, वो क्वालिफाई करेंगी एंड सेम फॉर द ग्रुप बी में से भी 3 टीम्स जो है क्वालिफाई करेंगी एंड बेस्ट 4th प्लेस्ड टीम अमंग दी बोथ ग्रुप वो यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा और टोटल 7 टीम्स यहाँ पे आपकी जो है रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा नॉकआउट की बात करें, ये 4th स्टेज रहेगी। टॉप अपनी टीम्स यहाँ पे एंटर करेंगी सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस जो है वो 48 से इंक्रीज होके अब 57 हो जाएंगे, ओके। नाउ T20 वर्ल्ड कप फॉर्मेट जो चेंज किए गए हैं एंड ये आपका 2028 T20 वर्ल्ड कप से इफेक्ट में आएगा। क्या क्या चेंजेस हैं? जैसे 5 ग्रुप ऑफ 4 टीम्स यहाँ पे होंगी, ठीक है। 5 ग्रुप हैं जिसमें 4 टीमें रहेंगी आपकी, जैसे A, B, C, और इसमें 4 टीमें आपकी रहेंगी, ठीक है। और इसमें जैसे हमने प्रीवियस वाले में पढ़ा सुपर 7 स्टेज, यहाँ पे सुपर 10 स्टेज होगी। पहले सुपर 8 स्टेज होती थी, अब यहाँ पे 10 हो जाएगी, मतलब 2 टीम्स और यहाँ पे अब यहाँ पे जो है क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। इसके साथ एलिमिनेटर जो होंगे डिसाइड करेंगे रिमेनिंग सेमीफाइनलिस्ट को, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डिसाइडिंग ऑल सेमीफाइनलिस्ट। जो टूर्नामेंट है ये इंट्रोड्यूस करेगा एलिमिनेटर मैचेस, ठीक है। दीज नॉकआउट मैचेस डिटरमाइन द रिमेनिंग टीम्स दैट एडवांस द सेमीफाइनल, ओके। क्वालिफिकेशन पाथ की बात करें तो यहाँ पे जो स्कॉटलैंड है इसने क्वालिफाई किया है डायरेक्टली फॉर द यूरोप रीजनल फाइनल एंड टीम्स जो आपकी 2026 T20 वर्ल्ड कप की रहेंगी, ठीक है। टीम्स फ्रॉम 2026 T20 वर्ल्ड कप दैट टीम्स दैट फेल्स टू गेन ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन दे मस्ट प्ले द ग्लोबल क्वालिफायर। तो ये यहाँ पे इन्होंने बोला है जो बेसिकली
यहाँ पे ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन नहीं ले पाई हैं जैसे स्कॉटलैंड को मिला है, तो इसके लिए उनको ग्लोबल क्वालिफायर जो है खेलना पड़ेगा, ठीक है। वाइल रिमेनिंग स्लॉट विल बी डिसाइडेड थ्रू द रीजनल क्वालिफायर्स। जैसे रीजनल एलोकेशन की बात करें तो 2028 वर्ल्ड कप के लिए अफ्रीका की 2 सीटें हैं, एशिया की 2 हैं, यूरोप की 2 हैं, अमेरिका की 1 है और ईस्ट एशिया पैसिफिक की 1 यहाँ पे है, ठीक है। नाउ फाइनल 8 ग्लोबल क्वालिफायर स्पॉट्स कैसे यहाँ पे जो है आपके देखे जाएंगे। तो 5 रीजनल विनर रहेंगे, 3 हाईएस्ट रैंक्ड एलिजिबल टीम्स सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्वालिफाई करेंगे 2028 के T20 वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में लोकेटेड है और स्टैब्लिश इसे किया गया था 1909 में, ठीक है। नाउ इस बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर द रिवाइज्ड ओडीआई फॉर्मेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस विल इंक्रीज फ्रॉम 48 टू, तो आपका जो वनडे इंटरनेशनल आपका होता है इसमें जो मैचेस है इसका आपका जो बेसिकली मैचेस हैं उसकी जो संख्या है वो बढ़ के 57 हो गई है। पहले 48 थी, नाउ इट इंक्रीज टू 57, ओके। नेक्स्ट आपकी न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने अप्रूव किया है ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर इन पोरबंदर एंड स्टेट ऑफ आर्ट शिप रिपेयर फैसिलिटी इन वदीनार इन अ गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात, ठीक है, अंडर द शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम। तो अंडर दिस स्कीम 2 प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा। ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर पोरबंदर में एंड शिप रिपेयर फैसिलिटी स्टेट ऑफ आर्ट शिप रिपेयर फैसिलिटी आपका गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है। दोनों प्रोजेक्ट आपके गुजरात के हैं। अब एक एक करके दोनों को समझेंगे। तो पोरबंदर शिप बिल्डिंग क्लस्टर जो है ये आपका कुछ इन दी कुचाड़ी पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है, मतलब ये आपका रहेगा एंड इसका एरिया आपका लगभग 2000 एकड़ में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क गुजरात, ठीक है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें मॉडर्न शिपयार्ड रहेगा, इसमें आपका एक्लिनरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रहेंगे, कॉमन फैसिलिटीज कैपेबिलिटी सेंटर यहाँ पे आपके रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है 1.2 से 1.5 मिलियन ग्रॉस टोनेज की रहेगी एनुअली एंड ये बेसिकली यहाँ पे लार्ज कमर्शियल वेसल जो है वो यहाँ पे रहेगा आपका, ठीक है। इसके अलावा वदीनार शिप रिपेयर फैसिलिटी की बात करें तो इसके लिए कॉस्ट आपका रहेगा 1570 करोड़ का। डेवलपर्स इसके रहेंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। स्कीम सपोर्ट करेगा 25% ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट अंडर योर शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें 650 मीटर जेटी जो है इसमें रहेगा, 2 फ्लोटिंग ड्राई डॉक्स रहेंगे, वर्कशॉप मरीन सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, तो नेचुरल डीप ड्राफ्ट लोकेशन on a major international shipping routes and proximately to the Mudra and Dindayal ports, right? Repair capacity जो है इसकी रहेगी vessel up to 300 मीटर लेंथ के, जो reduce करेगा dependency on the overseas yard, ठीक है। नाउ शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम की बात करें तो इसे आपका सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। आउटले था 90,989 करोड़ और ये आपका रहेगा, मतलब ये स्कीम रहेगी टिल मार्च 2036, ठीक है। ये सपोर्ट करता है 100% कैपिटल सपोर्ट ग्रीनफील्ड क्लस्टर्स के लिए, 25% फॉर द ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, राइट। टारगेट है रेज करना इंडिया का कमर्शियल शिप बिल्डिंग कैपेसिटी टू 4.5 बिलियन ग्रॉस टोनेज पर एनम बाय विच ईयर बाय 2047। नाउ क्वेश्चन कर लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज अप्रूव्ड द ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर इन पोरबंदर गुजरात। द क्लस्टर इज डिजाइन्ड टू बिल्ड लार्ज कमर्शियल वेसल विद एन एनुअल कैपेसिटी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ, सो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी थी 1.2 से 1.5 मिलियन आपके ग्रॉस टोनेज, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे न्यूज आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था फेज 3 ऑफ अ बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम विद आउटले ऑफ 1500 करोड़ एंड इसके लिए यहाँ पे कोलैबोरेशन बेसिकली यहाँ पे रहेगी आपकी, जैसे 1000 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा एंड 500 करोड़ का यहाँ पे अलोकेशन रहेगा वेलकम ट्रस्ट का, ठीक है। ये जॉइंटली इम्प्लीमेंट करेंगे आपका, मतलब ये जो इनिशिएटिव आपका फेज 3 जो है बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम का, ये जॉइंटली इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड वेलकम ट्रस्ट द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू दी वही डिपार्टमेंट ऑफ
बायोटेक्नोलॉजी एंड आपका जो वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस है, ठीक है, ये इसे एडमिनिस्ट्रेट करेगा थ्रू दी स्पेशल पर्पस व्हीकल। एंड यहाँ पे नोट करना है, इसके सीईओ जो जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन इनकी अलायंस जो है, इसके सीईओ आपके रहेंगे डॉक्टर अपूर्वा सरी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? नर्चर करना ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बायोमेडिकल रिसर्च वर्कफोर्स को, और इसका टारगेट रहेगा, टारगेट ग्रुप बेसिकली रहेंगे बेसिक साइंटिस्ट, क्लिनिकल रिसर्चर्स, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, साइंस कम्युनिकेटर्स, रिसर्च मैनेजर्स, ठीक है। साथ में नोट करना है, इंडिया होस्ट करेगा अप्रोक्सीमेटली 20,000 बायोटेक स्टार्टअप्स को, लीडिंग ग्लोबल वैक्सीन प्रोड्यूसर, राइट। इसके अलावा बायो इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2014 में बताया गया था 10 बिलियन यूएस डॉलर की ग्रोथ है बायो इकोनॉमी की। फिर 2025 में आते आते इंक्रीज हुई है 195 बिलियन यूएस डॉलर की, ठीक है। एंड इट इज प्रोजेक्टेड ये 2030 तक 300 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम की बात करें तो फेज 1 इसका 2008 से 2009 तक चलाया गया था, जिसका एम था रेज करना इंडियन मेडिकल रिसर्च को टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड थ्रू हाई वैल्यू बायोमेडिकल फेलोशिप्स। एंड सेकंड आपका जो इसका फेज था 2018 से 19 तक चला था। इसका इस फेज के तहत एक्सपैंड किया गया था फंडिंग पोर्टफोलियो इंक्लूड करने के लिए स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च पाथवेज को, ठीक है। प्रोग्राम कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ये सपोर्ट करता है 500 प्लस रिसर्चर्स को, स्ट्रेंथन करता है बायोमेडिकल रिसर्च को इन अ 200 प्लस इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेन करता है 1000 ऑफ स्टूडेंट्स एंड अर्ली करियर साइंटिस्ट को, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस ग्लोबली रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसेंटली लॉन्च फेज थर्ड ऑफ अ बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम विद एन आउटले ऑफ 1500 करोड़। अंडर दिस फेज हाउ मच फंडिंग इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा ये 1000 करोड़ आपकी थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, इंडियन एनालॉग एस्ट्रोनॉट कैप्टन अमन जोहरी conducts the microgravity space research on महाराष्ट्र क्रॉप। तो महाराष्ट्र की जो क्रॉप थी आपकी, ठीक है, उन पे बेसिकली इन्होंने जो है कंडक्ट किया था माइक्रोग्रेविटी स्पेस रिसर्च, ठीक है। सो कैप्टन अमन जोहरी इंडियन एनालॉग एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है माइक्रोग्रेविटी रिसर्च फ्लाइट, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट था जिसने फोकस किया था महाराष्ट्र ग्रोन अनियन एंड पोटैटोज पे, ठीक है। एंड ये कंडक्ट किया गया था इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल रिसर्च काउंसिल कनाडा। तो इनके कोलैबोरेशन में ये आपका जो टेस्ट है बेसिकली वो कंडक्ट किया गया था। द मिशन टेस्टेड हाउ दीज क्रॉप्स बिहेव इन माइक्रोग्रेविटी कंडीशन। तो कैसे ये आपका काम करता है माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस में, कैसे ये ग्रो करते हैं, तो इन सब चीज़ों पे या क्या क्या इफेक्ट हुआ है उस पर बेसिकली इन्होंने रिसर्च यहाँ पे किया है, ठीक है। माइक्रोग्रेविटी रिसर्च फ्लाइट की बात करें तो ये एक्सपेरिमेंट था। इट इज agricultural samples were exposed to microgravity to study how plants tissue and cells respond to reduced gravity, right। इंटीग्रेशन यहाँ पे था, इट इज दिस इज अमंग द इंडियाज फर्स्ट इनिशिएटिव जो कंबाइन करता है स्पेस, एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप रेसिलेंस को फॉर फ्यूचर मिशंस। इसके अलावा यहाँ पे रिजल्ट्स की बात करें तो अर्ली रिजल्ट ने शो किया है कि कैसे प्लांट टिश्यू एंड सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं अडेप्ट करते हैं टू द रिड्यूस्ड ग्रेविटी, ऑफरिंग इंसाइट इनटू योर सस्टेनेबल फूड सिस्टम इन स्पेस। अगर ये मतलब ये अच्छे से अगर यहाँ पे काम करने लगे, ग्रो करने लगे, तो ये बाद में फ्यूचर में हम स्पेस में ले जाके भी जो है सब्जियां उगा सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज है न्यूक्लियर पोस्ट प्रोसेसिंग आफ्टर द फ्लाइट द क्रॉप सैंपल्स विल अंडरगो न्यूक्लियर फूड टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग एट दी Baba Atomic Research Center, and this eradication steps supported by the government of Maharashtra and Hindustan Agro Cooperative Limited जो हेल्प करेंगे इंश्योर करने में फूड सेफ्टी एंड रेसिलेंस को, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिक एंड ऑफ अ स्पेस रिसर्च एटॉमिक एनर्जी एप्लीकेशंस को इन दी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट यहाँ पे इस बेस क्वेश्चन है, कैप्टन अमन जोहरी इंडियन एनालॉग एस्ट्रोनॉट जिन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था माइक्रोग्रेविटी रिसर्च फ्लाइट अंडर Protect Astra Farm, which organization collaborated with India for microgravity research flight। So यहाँ पे इस टेस्ट के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इनका साथ दिया था, कोलैबोरेट इनके साथ किया था, तो ये कनाडा की फर्म है नेशनल रिसर्च काउंसिल कनाडा, ठीक है।
Now, next question है, which Indian airline recently signed MOU with BPCL to promote sustainable aviation fuel? तो recently Akasa Air जो आपकी है, इसने collaboration किया है, इसने agreement sign किया है, MOU sign किया है with the BPCL, ताकि accelerate करे sustainable aviation fuel adoption को, ताकि जो carbon emission है वो reduce हो सके, ठीक है, aviation sector में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क बेस्ड एंड ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस अप्रूवल फ्रेमवर्क इन 2026? सो रिसेंटली छत्तीसगढ़ जो है ये पहला स्टेट बना है जिसने इंट्रोड्यूस किया है छत्तीसगढ़ ईज ऑफ बिजनेस एक्ट 2026, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क बेस्ड एंड ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस अप्रूवल यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है सिंप्लीफाई करना रेगुलेटरी अप्रूवल्स को, प्रमोट करना इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को, और ये बेनिफिट करेगा ओवर 15 लाख एमएसएमईज को थ्रू फास्टर, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल प्रोसेसेस, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ये फ्रेमवर्क जो है ये इसके तहत बिजनेस जो है इनको क्लासिफाई किया जाएगा रिस्क लेवल पे। विद लो रिस्क एंटरप्राइजेस जो हैं उनको बेसिकली दिया जाएगा सेल्फ सर्टिफिकेशन, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस, वाइल जो हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स होंगे दे विल कंटिन्यू टू अंडरगो इंस्पेक्शन, ठीक है। मतलब जो छोटे जिसमें लो रिस्क होगा वहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेशन यहाँ पे बेसिकली दिया जा सकेगा, वहीं पे हाई रिस्क वालों के ढंग से इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद ही इनको जो है अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। डीम्ड अप्रूवल्स की यहाँ पे बात की गई है, जैसे एप्लीकेशन नॉट प्रोसेस्ड विद इन टाइम लाइन्स विल रिसीव डीम्ड, दैट इज ऑटो अप्रूवल्स एंश्योरिंग टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी, राइट। रिफॉर्म्स यहाँ पे कुछ चीजें आपकी चेंज हुई हैं, जैसे द एक्ट अबॉलिशेस मैंडेटरी एनुअल लाइसेंस रिन्यूएबल, initially covers 43 service sector services across 8 departments and it is expected to benefit over 1.5 million MSMEs। तो जो एनुअल आपका मैंडेटरी एनुअल लाइसेंस रिन्यूअल्स था वो यहाँ पे हटा दिया गया है, अबॉलिश कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 3 टियर मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा, चीफ सेक्रेटरी रहेंगे स्टेट लेवल ओवरसाइट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लोकल इंप्लीमेंटेशन के लिए, एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल चेयर्ड बाय द सीएम, जो भी स्टेट के सीएम होंगे, ठीक है, पॉलिसी डायरेक्शन के लिए। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इनॉग्रेटेड द व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन डेमोन्स्ट्रेशन नेटवर्क एट द रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरी, जो आपका जाकुर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ने बेसिकली एक डेमोन्स्ट्रेशन नेटवर्क जो है उसको इनॉग्रेट किया था, ठीक है। अब ये जो नेटवर्क है ये किस चीज के लिए है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये आपका बेसिकली इसको ये फोकस करता है, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है इसका विजन है वन नेशन वन टाइम, मतलब पूरे नेशन में एक ही टाइम आपका रहे, ठीक है। इसका गोल है स्टैब्लिश करना यूनिफॉर्म, प्रिसाइज, सिक्योर एंड इंडिजीनियस आईएसटी नेटवर्क को, जो रिड्यूस करेगा रिलायंस ऑन दी फॉरेन जीपीएस बेस्ड टाइम सोर्सेस एंड स्ट्रेंथन करेगा इंडिया के डिजिटल सोवरेनिटी को, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें क्रिटिकल सेक्टर एप्लीकेशंस की, तो ये कहाँ कहाँ पे आपका यूज हो रहा है, यूज होएगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट में, टेलीकम्युनिकेशन, पावर ग्रिड्स, डिफेंस, डिजिटल गवर्नेंस, स्टॉक एक्सचेंज, 5G एंड 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क में, दीज आर दी एप्लीकेशन, ठीक है। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई है, रैबिट टेक्नोलॉजी, जो बेसिकली एथरनेट बेस्ड प्रिसीजन टाइम एंड टाइम सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल यूज करता है, एंड यहाँ पे सब नैनोसेकंड एक्यूरेसी जो है डिलीवर की जाएगी ओवर दी फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ठीक है। वैसे हमारा जो टाइमिंग है वो सैटेलाइट के थ्रू आपका रहता है, बट यहाँ पे जो डेमो आपका लाया गया है ये रहेगा, ये बेसिकली डिलीवर किया जाएगा ओवर दी फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ठीक है। ये कंबाइन करता है प्रिसिजन टाइम प्रोटोकॉल विद दी सिंक्रोनस ईथरनेट, ओके। इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा, लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनके उसके तहत ये आता है, और ये इसका इम्प्लीमेंटेशन करेगा। एंड दिस इनिशिएटिव इज सपोर्टेड बाय द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इसरो, BSNL, SEBI, and it follows coordinated universal time protocol, okay। नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दी व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन डेमोन्स्ट्रेशन नेटवर्क। सो अभी हमने पढ़ा इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा, लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा एक रोड मैप लाया गया है, रोड मैप रिलीज किया गया है विकसित कृषि एंड समृद्ध किसान नाम से। ठीक है, अब ये इन्होंने लॉन्च किया था 98 फाउंडेशन डे जो आपका सेलिब्रेट हुआ था ICAR का न्यू दिल्ली में, राइट। एंड इस इवेंट के दौरान इन्होंने रिलीज किए थे 43 न्यू क्रॉप वैरायटीज, 17 टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स and 14 publication, along with the signing of over 70 MOUs and technology license agreement to accelerate technology transfer to the farmers, right? अब ये जो रोड मैप है, इसके तहत ICAR जो है स्टैब्लिश करेगा 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस को बिफोर इनकी 100 जो आपकी 100th एनिवर्सरी होगी, 100 फाउंडेशन जो होगा उससे पहले ही ये स्टैब्लिश करेंगे 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस को। ठीक है, जो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग को, इंटीग्रेट करेंगे फार्मर्स फार्मिंग सिस्टम को, वाटर कंजर्वेशन को एंड क्लाइमेट एडेप्शन मॉडल्स को। ठीक है, इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं वो ट्रांसफॉर्म किए जाएंगे इनटू अ इनोवेशन हब, क्लाइमेट एडवाइजरी सेंटर, स्टार्टअप सपोर्ट सेंटर एंड फार्मर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर्स में। ठीक है, विद ईच कृषि विज्ञान केंद्र कवरिंग एटलीस्ट 100 विलेजेस। ठीक है, इसके अलावा थर्ड चीज इन्होंने यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर हैं इनके द्वारा अनाउंस किया गया था दैट ICAR जो है इट शुड एम टू इंश्योर इट्स साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर सॉल्यूशन रीच एटलीस्ट 100 मिलियन फार्मर्स। ठीक है, जो भी इनके साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो है ये सारे आपके एटलीस्ट 100 मिलियन फार्मर्स को इनकी जो बेनिफिट है वो पहुंचना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अंडर दी वन इंस्टीट्यूशन वन ग्रांड इनोवेशन इनिशिएटिव हर एक ICAR इंस्टीट्यूट जो है ये डेवलप करेंगे एटलीस्ट वन ट्रांसफॉर्मेशनल इनोवेशन विद इन 2 years। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ने प्रपोज किया है क्रिएशन ऑफ ICAR ओपन डिजिटल नॉलेज प्लेटफॉर्म टू मेक ICAR टेक्नोलॉजीज, साइंटिफिक एडवाइजरीज एंड इंस्ट्रक्शनल वीडियोस फ्रीली एक्सेसिबल टू दी फार्मर्स मोबाइल फोन। ठीक है, तो फार्मर्स के पास बेसिकली फ्री एक्सेस हो ICAR की टेक्नोलॉजीज का, साइंटिफिक एडवाइजरीज का और इंस्ट्रक्शनल वीडियोस का। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है ये प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को विद अ साइंटिफिक एडवाइजर, वेदर फॉरकास्ट, सॉइल टेस्टिंग गाइडेंस, क्रॉप एडवाइजरी। तो इन सब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है फार्मर्स के फोन में अवेलेबल कराई जाए, ये यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा ICAR जो है ये प्रमोट करेगा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, ये फोकस करेगा क्लाइमेट रेसिलेंट फार्मिंग में, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्लानिंग में, एग्रीकल्चर रिस्क मैनेजमेंट में, वाइल एडवांसिंग इंडिजिनियस वैकेंसीज, इम्प्रूव्ड क्रॉप वैराइटीज एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज। ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया के सेल्फ रिलायंस को इन सीड, फर्टिलाइजर एंड एनिमल हेल्थ। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रपोज किया है कि स्ट्रिक्ट लीगल प्रोविजन होने चाहिए अगेंस्ट काउंटरफीट सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड अर्ज्ड द डेवलपमेंट ऑफ सिंपल फील्ड लेवल टेक्नोलॉजीज जो हेल्प करेंगे फार्मर्स को वेरीफाई करने के लिए इनपुट क्वालिटी को। ठीक है, इसके अलावा ICAR का टारगेट है 10,000 करोड़ का अमाउंट इन देयर इंटरनल रिसोर्स जनरेशन बाय 2029 थ्रू द टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन एंड वाइल रेगुलराइज करेंगे ओवर 150 एम्प्लॉयज को टू स्ट्रेंथन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जो हैं इन्होंने अप्रूव किया है ऑपरेशन गाइडलाइंस फॉर दी परिवर्तन प्रोग्राम फॉर एक्सिलरेटेड रिन्यूएबल एंड इंसेंटिवाइजेशन ऑफ व्हीकल्स असेट फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एयर पॉल्यूशन एंड नेटवर्क एमिशन स्कीम। ठीक है, सो यहाँ पे गाइडलाइंस इसके लिए इस स्कीम के लिए लॉन्च की गई हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली स्कीम का रिप्लेस करना है हमें ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस को, जो भी पुराने व्हीकल्स हैं जो बेसिकली एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, उनको रिप्लेस करना विद दी BS6 कंप्लायंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, अब जो स्कीम है इसका टोटल आउटले है आपका 9,585 करोड़ का, जिसमें इंक्लूडिंग आपका है 5,041 करोड़ एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट। तो यहाँ पे इतना अमाउंट का जो सपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। राइट, और यहाँ पे इसके तहत स्कीम के तहत एलिजिबल बेनिफिशरीज जो हैं उनको मोटर व्हीकल टैक्स कंसेशन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फी में आपका जो है डिस्काउंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 5% इंटरेस्ट सबवेंशन रहेगा लोन्स में एंड मिनिमम 8% OEM डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। साथ में ही फ्यूल वाउचर्स दिए जाएंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे आपका रहेगा फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल रिप्लेसमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिट यहाँ पे क्या मिलेंगे
बेनिफिट्स डिलीवर्ड वाया एन इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो लिंक करेगा आपका विच इज लिंक्ड विद द वाहन प्लेटफॉर्म, वाहन पोर्टल, नेशनल व्हीकल रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है, वी स्क्रैप, DGELV डिजिटल एंड ऑफ लाइफ व्हीकल सिस्टम, ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा ये इंश्योर करेगा सीमलेस एंड ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन को। साथ में ही कौन कौन से स्टेट इसे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड आपका NCT जो है, ठीक है, ऑफर दिल्ली, इन्होंने ऑलरेडी नोटिफाई किया है 10 ईयर मोटर व्हीकल टैक्स कंसेशन। रजिस्ट्रेशन फी भी यहाँ पे आपकी हटा दी गई है फॉर अ न्यू व्हीकल परचेज अंडर दिस स्कीम, ठीक है। इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन की बात करूँ तो 11 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनेजर्स जो हैं, इन्होंने साइन किया है MOU हमारी रोड मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ, एंड रिप्रेजेंटेड 95% ऑफ अ कमर्शियल व्हीकल मार्केट। OEMs जो हैं ये प्रोवाइड करेंगे डिस्काउंट्स ऑन एलिजिबल टू द एलिजिबल बेनिफिशरीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, ठीक है, इन्होंने साइन किया है MOU विद दी CSIR NISCPR टू इनेबल इट्स पार्टिसिपेशन इन विच कंसोर्टियम, ठीक है। सो यहाँ पे इन दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने MOU साइन किया है किस चीज के लिए, टू इनेबल इट्स पार्टिसिपेशन इन नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम, ठीक है। सो इस कंसोर्टियम के लिए इनका पार्टनरशिप हुआ है। अब यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो उन्नत P पंडित जो हैं एंड डॉक्टर गीता वानी रयसम, इनके बीच में ये MOU, ये अग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू स्ट्रेंथन इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये स्टैब्लिश करेंगे 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। कहाँ पे, एक तो रहेगा आपका इन दी अहमदाबाद एंड सेकेंड वन रहेगा आपका गुवाहाटी में, ठीक है। अहमदाबाद और गुवाहाटी में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। दीज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल प्रोवाइड ट्रेनिंग इन आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट एंड असेंबली टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज में। और यहाँ पे ये जो आपका इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये इसने पार्टनरशिप की है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फिनियन, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, मोहाली के साथ, एंड ये इंट्रोड्यूस करेंगे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन सेमीकंडक्टर टू बिल्ड द स्किल वर्कर्स, ठीक है। सो ये पार्टनरशिप इन्होंने की है फॉर इंट्रोड्यूसिंग दीज कोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे न्यूज़ है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मंथली बुलेटिन इसका आपका रिलीज किया गया है जून 2026 का, एंड इट इज रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। ये आपका 15th एडिशन है विच कवर्स रूरल एंड अर्बन एरियाज, मतलब इनकी दोनों की इन्फॉर्मेशन ये कवर करता है। तो ये आपका 15th इन सीरीज आपका जो है एडिशन है, ठीक है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे बताया गया है 5.5% का है, ठीक है, which is unchanged from May 2026. टोटल सर्विस पर्सन आपके हैं 3,72,852। रूरल एरियाज की बात करें तो यहाँ पे 2,12,390 पर्सन्स का सर्वे हुआ है, वहीं पे अर्बन एरियाज में 1,60,462 पर्सन का, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है यहाँ पे, पर्सन्स अनएम्प्लॉयड इफ नॉट वर्किंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 hour ऑन एनी डे इन रेफरेंस वीक। तो ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब ये है, ठीक है। अब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो 5% ये देखा गया है। मेल में अगर मेल की बात करें यहाँ पे 4.9% है, फीमेल का अप्रॉक्सीमेटली 5%। अर्बन एरिया में ये 6.6% देखा गया है, वहीं पे मेल का 6% एंड फीमेल का 8.4%, राइट। यूथ में 15 से 29 ईयर्स की बात करें तो 16.2% ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया है, मेल में 14.6% है, फीमेल में 20.7% का देखा गया है। वहीं पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो ऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो ये 15+ ईयर्स का 54.4% यहाँ पे बताया गया है। रूरल में 56.6%, मेल में 77.9%, फीमेल्स का 36.6% बताया गया है। अर्बन एरियाज में 50.1% आपका टोटल है ओवरऑल, एंड मेल का 75.3%, फीमेल का 24.8% देखा गया है। यूथ्स में 40.3% का ये देखा गया है, ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में बात करें तो ऑल इंडिया बेसिस पे 51.4%, रूरल में 53.8% एंड अर्बन में 46.8%, यूथ की बात करें तो 33.8% का ये हमें देखने को मिला है, ठीक है।
नेक्स्ट आपकी न्यूज है 12th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी आपकी हैदराबाद तेलंगाना में, एंड इंडिया ने इसे होस्ट किया था, ठीक है, अंडर द ब्रिक्स चेयरमैन, अंडर द ब्रिक्स चेयरशिप 2026, ठीक है। थीम क्या था? बिल्डिंग फॉर रेसिलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेबिलिटी। अब यहाँ पे आउटकम क्या हुआ इस मीटिंग का? एडॉप्शन यहाँ पे हुआ आपका ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स डिक्लेरेशन का। अब इसके प्रायोरिटी एरियाज आपके क्या थे? सोशल प्रोटेक्शन, लेबर मार्केट रिफॉर्म, विमेंस वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड डिजिटल एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने बेसिकली ये इनका मीटिंग हुआ था, ठीक है। ही मेट दी डेलीगेशन ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसके इस मीटिंग के दौरान इनका जो है जो डेलीगेशन था ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, तो उनके साथ इनकी मीटिंग आपकी हुई थी, और यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया था कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं इंडस्ट्री लेड ग्लोबल एंगेजमेंट को, कोलैबोरेशन अक्रॉस द ब्रिक्स एंड ब्रिक्स प्लस इकोसिस्टम थ्रू द इनोवेशन, स्टार्टअप, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, रिसर्च, कोलैबोरेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। ब्रिक्स विमेन मिनिस्टर मीटिंग यहाँ पे आपकी हुई थी इस दौरान, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? कोची केरला में आपकी हुई थी 8 से 9 जुलाई तक को, और इनॉग्रल एड्रेस यहाँ पे किया गया था यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी द्वारा, ठीक है। आउटकम क्या हुआ? अडॉप्शन हुआ यहाँ पे जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ अ 4th ब्रिक्स विमेन मिनिस्टर मीटिंग का, ठीक है। की इनिशिएटिव यहाँ पे प्रपोज किया गया था इंडिया द्वारा ब्रिक्स डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ताकि फैसिलिटेट करें एंड डॉक्यूमेंट करें द एक्सचेंज ऑफ सक्सेसफुल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑन अ वुमेन एम्पावरमेंट। एंड दूसरा यहाँ पे इनिशिएटिव था ब्रिक्स डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग का, जो फोस्टर करेगा इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशन को एंड स्ट्रेंथन करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी जो मीटिंग हुई थी, इट वाज ब्रिक्स हेड ऑफ एंटी ड्रग एजेंसीज मीटिंग, गुवाहाटी असम में हुई थी 6 से 7 जुलाई तक ये आपके जो है चली थी। इसके ऑर्गेनाइज थे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड यहाँ पे इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था अनुराग गर्ग ने, ठीक है, जो डीजी आपके एनसीबी के, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, राइट। प्रायोरिटी एरियाज इस मीटिंग के थे कॉम्बैट करना आपके सिंथेटिक ड्रग्स एंड प्रोकर्सर डाइवर्जन को, एनहांस करना इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को, बिल्ड करना इंस्टीट्यूशन कॉपरेशन एंड कैपेसिटी को। सो दीज आर द प्रायोरिटी एरियाज। आउटकम इसका क्या हुआ? अडॉप्शन यहाँ पे हुआ गुवाहाटी डिक्लेरेशन का। ये डिक्लेरेशन एनहांस करता है नीड टू एनहांस द टाइमली एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन है हमारे जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में टाइमली एक्सचेंज की जाए, ठीक है। इंटेलिजेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कंप्लायंस विद द नेशनल लॉज एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, ताकि मतलब जल्दी से जल्दी इसका जो भी प्रॉब्लम है आपकी इससे रिलेटेड वो उसका निपटारा जल्दी हो सके, ठीक है। प्रपोजल यहाँ पे है कि स्टैब्लिश करना ब्रिक्स वर्चुअल वर्किंग ग्रुप को ऑन अ ड्रग ट्रैफिकिंग, राइट। नेक्स्ट आपकी आती है वर्ल्ड की फर्स्ट ब्रिक्स नेशन हैकाथन यहाँ पे हुई थी, गो ब्रिक्स जिसका नाम था गो ब्रिक्स इंडिया रशिया एनर्जी ओथन 2026 बेंगलुरु कर्नाटका में ही हुई थी वर्चुअली, एंड इसके कोऑर्डिनेटर आपके थे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, ठीक है। थीम इसका था एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन एनर्जी फॉर एडवांसिंग द ईएसजी एजेंडा, ओके। पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखा गया था 17,000 प्लस यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन बेसिकली देखे गए थे आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज से एंड लीडिंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। थर्ड यहाँ नेक्स्ट आपका है थर्ड ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स मीटिंग, ये आपके नागपुर में हुई थी, एंड नितिन गडकरी जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे इन्होंने यहाँ पे इसको चेयर किया था, ठीक है। आउटकम क्या था? अडॉप्शन यहाँ पे किया गया है मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन सर्कुलेटरी in infrastructure, sustainable aviation fuel, transport decarbonization, urban mobility hubs, ठीक है। एंड एक और चीज यहाँ पे 2 और चीज रह गई, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन कॉर्पोरेशन एंड ब्रिक्स रेलवे रिसर्च नेटवर्क, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है ब्रिक्स एकेडमिक थीमेटिक कॉन्फ्रेंस हुआ था मॉस्को रशिया में, एंड इसे ऑर्गेनाइज किया था ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन प्लस ब्रिक्स एक्सपर्ट काउंसिल रशिया ने, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स की बात करें 120 पॉलिसी मेकर्स, डिप्लोमेट्स, आपके स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स यहाँ पे देखे गए थे फ्रॉम द 10 ब्रिक्स एंड पार्टनर कंट्रीज, ठीक है। 3 सेशंस यहाँ पे हुए थे, क्रॉसिंग कॉन्टिनेंट्स, resilient connectivity, corridors of cooperation, securing critical supply chains, high technologies and AI prospects for BRICS cooperation। तो ये 3 सेशंस यहाँ पे हुए थे इसके अंदर। फिर एक और चीज यहाँ पे लॉन्च किया गया था ब्रिक्स कनेक्ट प्लेटफॉर्म को, ये इंडिया का इनिशिएटिव है फॉर टेक्निकल कॉपरेशन, नॉलेज एक्सचेंज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए इन अ लेबर मार्केट इंटेलिजेंस, फ्यूचर स्किल्स एंड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स, ठीक है।
नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है, इनॉग्रल एडिशन आपका हुआ था कंबाइंड अंडर 19 एंड अंडर 23 बॉक्सिंग टूर्नामेंट का, एंड कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया में, एंड 3 to 16 जुलाई तक ये चला था, राइट। इसमें टॉप रैंकिंग हासिल की थी उज्बेकिस्तान ने, मतलब टॉप कंट्री आपका था उज्बेकिस्तान विद 33 मेडल्स, 21 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज, ठीक है। सेकेंड नंबर पे कजाकिस्तान था 30 मेडल्स के साथ, एंड थर्ड नंबर पे था इंडिया विद 29 मेडल्स, जिसमें 5 गोल्ड, 13 सिल्वर एंड 11 ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। एंड इंडिया ने ओवरऑल थर्ड फिनिश किया है, ठीक है, मतलब दोनों ही उसमें थर्ड नंबर पे था। ओके, मतलब अंडर 19 एंड अंडर 23 में, राइट। अब इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? एशियन बॉक्सिंग जो है उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया था, एंड लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपकी थी इंडोनेशियन बॉक्सिंग फेडरेशन, जिनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। दो कैटेगरी थी, अंडर 19 एंड अंडर 23। अंडर 19 यूथ टियर, अंडर 23 सीनियर पाइपलाइन, राइट। इसके अलावा एशियन अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें आपका टॉप रैंकिंग उज्बेकिस्तान ने हासिल की थी, सेकेंड नंबर पे आपका कजाकिस्तान था, ठीक है। वहीं पे थर्ड नंबर पे आपका इंडिया था, फोर्थ पे कोरिया, ठीक है, एंड फिफ्थ पे इंडोनेशियन बॉक्सिंग फेडरेशन। वहीं पे अंडर 23 की बात करें तो यहाँ पे टॉप रैंकिंग हासिल की थी उज्बेकिस्तान, सेकंड में कजाकिस्तान, थर्ड में आपका इंडिया था, फोर्थ में आपका था जापान बॉक्सिंग फेडरेशन, ठीक है, एंड फिफ्थ नंबर पे था किर्गिस्तान, ठीक है। नाउ इंडियन गोल्ड मेडल विनर्स की बात करें अंडर 19 एंड अंडर 23, तो गोल्ड विनर्स जो आपके थे इन अंडर 23 कैटेगरी, मेंस कैटेगरी में यहाँ पे गोल्ड विनर आपके थे, दो थे, ठीक है, विश्वनाथ सुरेश एंड गंगा यहाँ पे थे, ठीक है, अंडर 20, एक तो 50 केजी के थे, दूसरा आपका कैटेगरी थी 55 केजी की, ठीक है। वहीं पे अगर हम विमेंस की बात करें तो यहाँ पे अंडर 23 में नेशा जो है इन्होंने 54 केजी में गोल्ड हासिल किया था, ठीक है। एंड बाकी अंडर 19 की आपकी जो है विमेंस रही थी जिन्होंने गोल्ड जीता है, चंद्रिका बोरेश, ठीक है, इन्होंने 51 केजी में जीता था, एंड प्राची इन 57 केजी, ओके। सो नेक्स्ट आपकी न्यूज है, इंडिया का फर्स्ट ट्रायल इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है, एंड इसे लॉन्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन आपकी है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपका इंडेक्स है ये पहला ऑफिशियल मंथली इंडिकेटर आपका रहेगा सर्विस सेक्टर आउटपुट के लिए, एंड ये कॉम्प्लीमेंट करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, राइट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कैप्चर करना शॉर्ट चेंजेस, जो छोटे छोटे चेंजेस आपके हो रहे हैं, ठीक है, वो कैप्चर करना इन अ फॉर्मल सर्विस सेक्टर आउटपुट रिलेटेड टू बेस ईयर 2024-2025। सो बेस ईयर यहाँ पे आपको याद रखना है, एंड इट रिलीज्ड मंथली विद अ 60-day लैग, ठीक है। तो 29th डेट को ये आपका जो है रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ आपके स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इन्होंने रिलीज किया था आपका इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन फॉर अप्रैल 2026, कवरिंग 19 सर्विसेज सब सेक्टर। तो अप्रैल मंथ का जो है अभी यहाँ पे इंडेक्स रिलीज किया गया है, जिसमें 19 सर्विस सब सेक्टर आपके इंक्लूडेड है, एंड इट इज अकाउंटिंग फॉर 60% ऑफ इंडिया सर्विस सेक्टर, ठीक है। आउट ऑफ 19 सब सेक्टर्स 14 ने रिकॉर्ड किया है डबल डिजिट ग्रोथ इन अप्रैल 2026 कंपेयर टू द अप्रैल 2025, मतलब प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। ये जो इंडेक्स है ये कवर करता है ओनली फॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस को, ठीक है। इट एक्सक्लूड्स इनफॉर्मल एंड नॉन मार्केट सर्विसेज, जैसे आपके कोर गवर्नमेंट फंक्शंस हो गए, उनको ये एक्सक्लूड करता है, उसमें मतलब ये इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा आईएसपी फ्रेमवर्क की बात करें तो टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी ऑन इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन कंस्टिट्यूटेड इन मई 2025, तो इस चीज के लिए आपकी कमेटी बनाई गई थी प्रीवियस ईयर मई के मंथ में, ठीक है। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, ठीक है, एंड प्रोवाइडेड द कॉन्सेप्चुअल एंड मेथोलॉजिकल गाइडेंस ऑन कंपाइलिंग आईएसपी। तो कैसे इसे इसको हम बेसिकली कंपाइल करेंगे वो इस फ्रेमवर्क में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे न्यूज है, स्काई रूट एरोस्पेस ने लॉन्च किया है विक्रम-1, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है, जिसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से फ्रॉम श्रीहरिकोटा, एंड ये आपका इसी के साथ इंडिया जो है ऐसा करने वाला इंडिया थर्ड कंट्री बना है आफ्टर यूएसए एंड चाइना टू अचीव प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है? वैलिडेट करना आपका प्रोपल्शन को, स्टेज सेपरेशन को, गाइडेंस, नेविगेशन, एवियोनिक्स एंड फ्लाइट परफॉर्मेंस को, ठीक है। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कमर्शियल ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी
आपकी स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए, ठीक है। लॉन्च डिटेल्स की बात करें तो 4 स्टेज ये आपका था, 7 स्टोरी टॉल रॉकेट था। सक्सेसफुली इंजेक्ट इसने किया है पेलोड इनटू अ 450 किलोमीटर्स लो अर्थ ऑर्बिट एट अ 60 डिग्री इंक्लिनेशन, जो बेसिकली प्रूव करता है इंडिया के प्राइवेट सेक्टर कैन डिलीवर ऑर्बिटल लॉन्चेस, राइट। नेक्स्ट है ऑल कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमने यूज किया था लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग, जो आपका रहता है 3D प्रिंटेड इंजन यहाँ पे यूज किए गए हैं फॉर रैपिड मैन्युफैक्चरिंग, इंडिजिनियस प्रोपल्शन सिस्टम, हाई थर्स्ट सॉलिड रॉकेट बूस्टर यहाँ पे आपका था फॉर कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्चेस। पेलोड्स की बात करें, स्कोप यहाँ पे था स्काई रूट का इन हाउस पेलोड, ठीक है। सोलरस एसए ग्रास स्पेस टेक्नोलॉजी डेमो, देन एम्ब्रेस रोबोटिक आर्म, देन आपका था डेक्यूबेड पेलोड फ्रॉम जर्मनी। इसमें कैरी मतलब बेसिकली यहाँ पे जो पेलोड था इसमें कॉस्मिक ब्लूम भी आपका यहाँ पे शामिल किया गया था, जो लोटस आर्ट वर्क है मेड फ्रॉम दी लैब ग्रोन डायमंड्स, ठीक है। एंड 18 कैरेट गोल्ड माइक्रो रॉकेट कंटेनिंग माइक्रोस्कोपिक स्कल्पचर्स, जिसमें सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनका यहाँ पे जो है ये इसको भी साथ लेके गया था। इसके अलावा हैंड रिटन पोस्ट कार्ड्स यहाँ पे थे आपके साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड वेलविशर्स के, और हमारे पीएम मोदी जी के भी, जिसमें वंदे मातरम आपका लिखा हुआ था, ठीक है, इनके पोस्ट कार्ड पे। नाउ यहाँ पे 3 प्रिंसिपल है आपके डेटा सोर्सेज के, विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और सेकेंडरी डेटा फॉर अ आईएसपी ऑफ अ एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। दूसरा आता है एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस डेटा, जो आपका रहेगा फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी की बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डेटा फॉर सेक्टर्स इंक्लूडिंग होलसेल एंड रिटेल डेटा एंड रिटेल ट्रेड, अकोमोडेशन एंड फूड, रोड ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, आईटी सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इसमें आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। टॉप परफॉर्मिंग सब सेक्टर्स जो देखे गए हैं अप्रैल मंथ की रिपोर्ट में, अप्रैल मंथ के इंडेक्स में, इट इज अकोमोडेशन एंड फूड 37.2% से, रिटेल ट्रेड आपका रहेगा 30.8%, administrative and service support service 28.7%, retail e-state 27.7% and telecommunication में 22.8% की ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा ईयरली ग्रोथ की बात करें तो एकोमोडेशन एंड फूड में 35.6% की देखी गई है, रिटेल ट्रेड में 30.5%, रिपेयर सर्विसेज में 25.1%, होलसेल ट्रेड में 23.6%, रोड ट्रांसपोर्ट में 22.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा यहाँ पे डिफ्लेटर्स जो है उनका भी यूज किया गया है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए, होलसेल ट्रेड एंड अदर सब सेक्टर्स यूज किए गए हैं। इसके अलावा आपका सीपीआई जर्नल जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस के लिए, सीपीआई सर्विसेज में अप्लाइड वेयर स्पेसिफिक सीपीआई अनअवेलेबल, राइट। यहाँ पे डिफ्लेटर की बात करें तो ये एक इकोनॉमिक टूल होता है जो स्पेसिफिकली आपका एक प्राइस इंडेक्स होता है या रेशियो होता है, जिसको यूज किया जाता है रिमूव करने के लिए इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम दी डेटा, जो डेटा है उससे महंगाई की इफेक्ट को हटाने के लिए बेसिकली ये यूज किया जाता है, सो दैट नंबर्स फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स कैन बी फेयरली कंपेयर्ड, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।